नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है चिकन पॉक्स। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं चिकन पॉक्स। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखें तो इट इज नोन एज वेरिसेला। जैसे हमने स्मॉल पॉक्स में देखा था कि उसको हम वेरियोला बोलते हैं, चिकन पॉक्स को हम वेरिसेला बोलते हैं। कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर और हर्पीस जोस्टर वायरस। ये इस टाइप का वायरस होता है जिसको हम हर्पीस जोस्टर या वेरिसेला जोस्टर बोलते हैं। इसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है। एंड मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन ऑकरिंग फ्रिक्वेंटली इन चिल्ड्रंस। बच्चों के अंदर ये वायरस जो होता है चिकन पॉक्स वाली कंडीशंस जो होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है। हाईली कंटेजियस होती है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में बड़ी क्विकली फैलती है, आसानी से फैलती है। कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर एंड वेसिकुलर इरप्शंस। बच्चे को बुखार आता है एंड वेसिकुलर इरप्शंस यानी कि छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है जो कि बाद में उनके अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है और वो फूट जाती है। And in children it is self limiting, but in adults it causes more serious and grave complications। बच्चों के अंदर ये आसानी से शांत हो जाता है, सेल्फ लिमिटेटिंग होता है, लेकिन बड़ों के अंदर अगर ये हो जाए क्योंकि वो इम्यून नहीं है तो फिर उनके अंदर ये ग्रेव कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। एंड इन मल्टीप्लाइज इन द न्यूक्लियस ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स एंड प्रोड्यूस इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स। ये जो वायरस होते हैं ये इन्फेक्टेड सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स या इंक्लूजन बॉडीज जो होती है उनका निर्माण करते हैं। पैथोलॉजी की बात करें तो आफ्टर एंट्री वायरस मल्टीप्लाइज इन म्यूकोजल सेल। कि ये वायरस होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस है, ये एंट्री होगी इस किसके थ्रू होगी, रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू होगी, ड्रॉपलेट्स के रूप में होगी, या फिर पेशेंट अगर किसी कोई हेल्दी पर्सन है किसी पेशेंट के इन्फेक्टेड कपड़े या फिर गद्दे बिस्तर इनका यूज करता है तो फिर उसके अंदर फैल सकता है। और ये जो होता है फिर ये वायरस जो होता है ये म्यूकोजल सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद में दैट एंटर्स इनटू द सर्कुलेशन, क्योंकि अभी अपनी संख्या में वृद्धि कर चुका है तो ब्लड के अंदर एंटर करेगा। इस कंडीशन को वायरेमिया की कंडीशन बोलते हैं जो कि इसकी फर्स्ट स्टेज कहलाती है। इस वायरेमिया की स्टेज के बाद में ये कहा जाता है रीच टू लिम्फ नोड्स, यानी कि अब ये वायरस ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, लिम्फ नोड्स के अंदर जाएगा, जो भी इसके पास की प्रोक्सिमल लिम्फ नोड्स होगी वहां पे। देन वायरेमिया कंडीशन ऑकर्स एंड वायरस स्प्रेड्स टू लिवर स्प्लीन बोन मैरो एंड अदर ऑर्गन, यानी कि लिम्फ नोड्स में जाने के बाद में ये और मल्टीप्लिकेशन करेगा और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में ये लीवर में जाएगा, स्प्लीन में जाएगा एंड बोन मैरो में जा सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर जा सकता है। और फिर इनके अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद में वापस ये वायरेमिया की कंडीशन डेवलप होती है जो कि सीवियर कंडीशन होती है। देन वायरस रीचेस टू स्किन, ये ब्लड के थ्रू ये कहा जाता है स्किन में जाता है एंड रैशेस करता है, फीवर करता है और इन्फेक्टिविटी शो करता है। तो इस तरीके से इसकी पैथोलॉजी होती है। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो चिकन पॉक्स के रैशेस अपीयर्स 14 टू 16 डेज आफ्टर एक्सपोजर, यानी कि ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि पेशेंट को वेरिसेला जोस्टर वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद में उसके लगाकर उसके लक्षण होने के उत्पन्न तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको अपन इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। वो लगभग 14 से 16 दिनों का हो सकता है। एंड prodromal symptoms are like fever, headache, body ache या back ache, sore throat and malaise which last for 2 to 3 days। यानी कि फीवर आएगा, हेडेक हो सकता है, सर दर्द कर सकता है, बॉडी एक कर सकती है, सोर थ्रॉट हो सकते हैं, मेलेज यानी कि पेशेंट जो होगा बहुत ही डल फील करेगा, उसको कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होगी और ये लगभग 2 से 3 दिनों का रह सकते हैं। इनेंथम ऑकर्स ओवर पैलेटल एंड फेरिंजियल म्यूकोजा बिफोर स्किन रैशेस। अब आप सोचेंगे कि इनेंथम क्या होते हैं। एक होता है इनेंथम और एक होता है एक्जेंथम। इनेंथेम मतलब के जो भी रैशेस हैं वो हमारी म्यूकोजल लेयर, हमारी बकल लेयर, फेरिंजियल लेयर के अंदर डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं इनेंथम। और जो वेसिकुलर इरप्शंस हमारी स्किन के ऊपर डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं एक्जेंथेम। सो इनेंथेम मतलब कि हमारी म्यूकोजल लेयर, म्यूकोजल लेयर कहाँ हो सकती है, पैलेटल यानी कि मुंह की बकल जो भी पैलेट रीजन होता है उसकी म्यूकोजा के अंदर और फेरिंजियल म्यूकोजा के अंदर हो सकते हैं बिफोर स्किन रैशेस अपीयर, यानी कि स्किन के ऊपर रैशेस अपीयर होने से पहले ही मुंह के अंदर ये रैशेस हो सकते हैं जिनको अपन इनेंथम बोलते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस बच्चे की जो म्यूकोजल लेयर है ये पैलेटल लेयर के अंदर ये
एनेंथेम्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये वेसिकल्स जो है चिकन पॉक्स के जो भी स्किन इरप्शंस हैं वो बकल कैविटी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, बिफोर स्किन इरप्शन होने से पहले बकल कैविटी में देखने को मिल रहे हैं। देन एक्जेंथेम, जैसे मैंने आपको बताया एक्जेंथेम मतलब कि स्किन के ऊपर जो रैशेस हो रहे हैं वो, दैट स्टार्ट्स टू अपीयर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ फीवर एंड कंटिन्यू फॉर 3 to 4 days, यानी कि बुखार आया, बुखार आने के पहले दिन से ही उसके अंदर स्किन रैशेस देखने को मिलेंगे, ऐसी वेसिकल्स देखने को मिलेगी जो कि 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू रहेगी। एंड ऑल स्किन लीजन्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस में अपीयर सिमुल्टेनियसली, यानी कि स्किन लीजन्स होती हैं लाइक मैक्यूल्स बनते हैं, देन पेप्यूल्स बनते हैं, देन पिस्टुल्स बनते हैं, देन वेसिकल्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी डिफरेंट टाइप्स के स्किन रैशेस होते हैं वो अलग-अलग स्टेजेस जो होती है वो एक साथ देखने को मिल सकती है। उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, जो कि चिकन पॉक्स के अंदर देखने को मिलती है। ये स्मॉल पॉक्स में देखने को नहीं मिलती। स्मॉल पॉक्स में सारी की सारी जो भी स्टेजेस होती हैं वो एक साथ देखने को मिलती है। मतलब कि अगर सारी वेसिकल्स हैं तो सभी वेसिकल्स के रूप में होंगे, सब मैक्यूल्स हैं तो सब मैक्यूल्स के रूप में होंगे, सब अगर पेप्यूल्स है तो सारी पेप्यूल्स होंगी। लेकिन इसके अंदर ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती। इसके अंदर अगर एक वेसिकल बना, देन वो धीरे-धीरे दूसरे के अंदर डेवलप होगा, फिर कोई दूसरा वेसिकल बनेगा, देन वो धीरे दूसरे के अंदर डेवलप होगा। तो मल्टीपल स्टेजेस जो होगी वो एक साथ देखने को मिलेंगी। जैसे कुछ में अल्सर्स है, ब्लिस्टर्स हैं, पेप्यूल्स हैं, मैक्यूल्स हैं, वेसिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ही टाइम पे देखने को मिल रही है, यानी कि सिमुल्टेनियसली देखने को मिल रही है। इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और देखें तो रैशेज़ आर सेंट्रिपिटल, यानी कि ट्रंक अफेक्टेड मोर। जब हमने स्मॉल पॉक्स देखा था, तो स्मॉल पॉक्स के अंदर क्या था कि लिम्ब्स जो थे वो ज़्यादा अफेक्ट कर रहे थे। लेकिन जो चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स के अंदर सेंट्रल पार्ट यानी कि ट्रंक पार्ट जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है। छाती और पीठ जो पार्ट होता है, पेट का जो पार्ट होता है, ट्रंक पार्ट जिसको हम बोलते हैं, वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है, यानी कि सेंट्रिपिटली ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। Then vesicles are unilocular, superficial, elliptical in shape and contain clear fluid beginning which is known as teardrop vesicles, यानी कि vesicles जो होती है वो unilocular होती है। इनके दो मल्टीपल लोब्स नहीं होते हैं, यूनिलोक्यूलर होती है। सुपरफिशियल स्मॉल पॉक्स की जो वेसिकल्स थी वो डीप सीटेड थी, डर्मिस के अंदर तक जा रही थी, लेकिन ये सुपरफिशियल एपिडर्मिस तक रहती है, एलिप्टिकल शेप में होती है और कंटेन क्लियर फ्लूइड बिगिनिंग इन द लाइक टीयर ड्रॉप अपीयरेंस, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि आंसू की बूंदें गिर रखी हो, इस टाइप की वेसिकल्स डेवलप होती है। देन दीज वेसिकल बिकम पुस्चुलर इन 24 आवर्स, और ये जो वेसिकल्स होती है ये एक दिन के अंदर ही यानी कि 24 आवर्स के अंदर ही थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, इनका फ्लूइड जो है वो हार्ड हो सकता है, तो पुस्चुलर फॉर्मेशंस हो सकती हैं। देन इंटेंस प्रूराइटिस, यानी कि बहुत ज्यादा इचिंग जो होगा वो पेशेंट्स महसूस करेगा, इसी वजह से इचिंग करेगा, तो ये वेसिकल्स जो होगी ये फट सकती है, इनसे फ्लूइड निकल सकता है, और वो फ्लूइड जो होता है वो इन्फेक्टेड होता है, उसके अंदर पेरिसेला वायरस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो अगर वो फ्लूइड किसी और दूसरे हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है और अगर वो नॉन इम्यूनाइज्ड है, तो फिर उसको भी वेरिसेला या फिर चिकन पॉक्स होने के चांसेस 100% रहते हैं। सो इंटेंस प्रोराइटिस में डेवलप एंड पुस्टुल्स ड्राई अप एंड फॉर्म स्कैब्स। पुस्टुल्स क्या है, यानी कि ये जो वेसिकल्स थी ये 24 आवर्स के बाद में पुस्टुल्स के अंदर डेवलप होती है। वो पुस्टुल्स क्या करती हैं, फिर धीरे-धीरे सूखती है और स्कैब का फॉर्मेशन करती है, व्हिच इवेंचुअली फॉल ऑफ, जो कि धीरे-धीरे निकल जाता है, एंड लेफ्ट बिहाइंड अ सुपरफिशियल स्कार व्हिच क्लियर अप इन सम डेज, और एक सुपरफिशियल स्कार बन जाता है उस स्किन के ऊपर, जो कि धीरे-धीरे बढ़ जाता है, अपने आप ही हील हो जाता है कुछ दिनों के अंदर। कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस में अकर इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पर्सन, अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पर्सन है, उसकी इम्यूनिटी डाउन है या फिर उसको कभी भी कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लगी हो, तो फिर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो सकते हैं। चिल्ड्रन रिसीविंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स थेरेपी, उनके अंदर की कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम को थोड़ा-सा सप्रेस कर देते हैं, और इम्यून सप्रेशन की वजह से ही जो वायरस एंड बैक्टीरियाज़ होते हैं वो ज़्यादा इन्वेजन की टेंडेंसी दिखाते हैं एंड कॉम्प्लिकेशन शो कर सकते हैं। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वेसिकल्स होती है, प्लूराइटिस की कंडीशन आती है, बहुत ज़्यादा खुजली चलती है,
तो खुजली की वजह से वो वेसिकल फट सकती है, फ्लूइड जो होता है वो ooze आउट हो सकता है, जो कि तो वो स्किन जो होती है वो एनवायरनमेंट के संपर्क में रहती है, तो बैक्टीरियाज़ वहाँ जाके इन्वेजन की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। एंड सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, अगर वेरिसेला जो है वो ब्रेन के अंदर इन्वेड कर जाए, लाइक सेरिबेलर अटैक्सिया हो सकता है, एन्सेफेलाइटिस की कंडीशन, मेनिंजाइटिस की कंडीशन या फिर गलेनबेरी सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशंस शो हो सकते हैं। एंड न्यूमोनिया, वेरिसेलर न्यूमोनिया जिसको बोलते हैं, वेरिसेला न्यूमोनिया जो कहते हैं, वो हो सकता है। और कॉर्नियल लीजन्स, अगर जो वेसिकल्स हैं वो कॉर्निया के ऊपर डेवलप हो सकती है, तो ब्लाइंडनेस की कंडीशन डेवलप कर सकती है। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल डायग्नोसिस इज़ नॉट डिफिकल्ट इन टिपिकल केसेस, क्योंकि हमें पता चल ही जाता है कि कौन-सा स्मॉल पॉक्स का है या फिर कौन-सा चिकन पॉक्स का केसेस हैं, इसको हम क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं। फीवर विद वेसिकुलर रैशेज़, यानी कि पहले दिन फीवर आता है और उसी के साथ में अगर वेसिकुलर रैशेज़ डेवलप हो रहे हैं ट्रंक रीजन के अंदर, एंड माइल्ड प्रोड्रोमल सिंड्रोम इज़ सजेस्टिव ऑफ चिकन पॉक्स। हमने स्मॉल पॉक्स में देखा था कि वेसिकुलर रैशेज़ जो थे वो कब डेवलप हो रहे थे? फीवर के तीसरे दिन। लेकिन चिकन पॉक्स के अंदर फीवर के दिन ही वेसिकुलर रैशेज़ होते हैं और ट्रंक में होते हैं। लेकिन स्मॉल पॉक्स में लिम्ब्स में डेवलप हो रहे थे ये वेसिकुलर जो भी रैशेज़ हैं, लेकिन इसके अंदर ट्रंक में सबसे पहले डेवलप होते हैं। और जो दूसरे प्रोड्रोमल सिम्पटम्स होते हैं लाइक माइल्जिया, आर्थ्रैल्जिया, और जो भी दूसरे प्रोड्रोमल सिम्पटम्स थे वो क्या होते हैं, हल्के रूप में देखने को मिलते हैं, तो वो किसको शो करते हैं? चिकन पॉक्स हो सकता है। एंड सीबीसी करवा सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस तो नहीं हो रखा है, कोई थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन तो नहीं डेवलप हो रखी है, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या हीमोग्लोबिन की कमी या फिर कोई भी तरीके की ह्यूमरल डिफॉर्मिटी तो नहीं हो रखी है, तो सीबीसी से पता चल सकता है। एलाइज़ा टेस्ट करवा सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये जो स्पेसिफिक टाइप का वायरस है वो वेरिसेला ही है या कोई दूसरा वायरस है। And presence of immunoglobulin M or 4 times of immunoglobulin G antibodies for chickenpox virus is suggesting that it is the patient is infected with varicella zoster, यानी कि वेरिसेला के लिए अगर हम उसका इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट करवाएँ, तो इम्यूनोग्लोबिन एम जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा एक्यूट स्टेट के अंदर। और अगर किसी को सेकंड टाइम इन्फेक्शन हो रखा है, तो इम्यूनोग्लोबिन जी की जो एंटीबॉडीज़ होगी स्पेसिफिक वेरिसेला वायरस के लिए, वो उसके अंदर 4 गुना वृद्धि देखने को मिलेगी 4 टाइम्स के अंदर। यानी कि मान लीजिए अगर मुझे फर्स्ट टाइम वेरिसेला का इन्फेक्शन हुआ है, तो इम्यूनोग्लोबिन एम एंड इम्यूनोग्लोबिन जी दोनों टाइप की एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिकली वेरिसेला के लिए बढ़ी हुई मिलेगी। अगर मेरा ये फर्स्ट टाइम का इन्फेक्शन ठीक हो गया और बाद में कभी ओवर द इयर्स बहुत ही टाइम बाद में अगर मुझे वापस कोई सेकंड इन्फेक्शन होता है, तो सेकंड इन्फेक्शन में भी इम्यूनोग्लोबिन एम तो बढ़ा हुआ ही मिलेगा, लेकिन इम्यूनोग्लोबिन जी क्योंकि ये क्रॉनिक इन्फेक्टिविटी को शो करता है, तो इम्यूनोग्लोबिन जी जो होगा वो 4 गुना ज़्यादा अमाउंट में बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये किसको सजेस्ट करता है? चिकन पॉक्स को सजेस्ट करता है। एंड प्रेजेंस ऑफ वायरस इन ब्लड कैन बी डिटेक्टेड बाय पीसीआर, यानी कि ब्लड के अंदर वायरेमिया की कंडीशन है, तो उस वायरेमिया की कंडीशन को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा पता किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स, तो हम देखते हैं तो साइन एंड सिम्पटम्स में देखें तो प्रोड्रोमल सिम्पटम्स जो होते हैं वो चिकन पॉक्स में या तो एब्सेंट होते हैं या माइल्ड कंडीशन में होते हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स के अंदर जो होता है ये ज्यादा डेवलप होते हैं प्रोड्रोमल सिम्टम्स। रैशेस की बात करें, क्योंकि दोनों ही एक्जेंथेम्स होते हैं, यानी कि दोनों की कंडीशंस के अंदर स्किन के ऊपर इरप्शंस देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको एक्जेंथेम्स बोलते हैं दोनों को। तो अपीयरेंस यानी कि रैशेस की अपीयरेंस जो होती है वो विद इन 24 आवर्स होती है फीवर के, लेकिन इसमें तीसरे दिन के अंदर स्मॉल पॉक्स में जो रैशेज़ होते हैं वो तीसरे दिन में मिलते हैं और चिकन पॉक्स के रैशेज़ 24 आवर्स में मिलते हैं। चिकन पॉक्स के रैशेज़ जो होते हैं वो सेंट्रीपिटल रैशेज़ होते हैं, यानी कि ट्रंक पार्ट में ज़्यादा होते हैं, लिम्ब्स में कम होते हैं। लेकिन स्मॉल पॉक्स में लिम्ब्स में ज़्यादा होते हैं, ट्रंक पार्ट में कम होते हैं, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल रैशेज़ होते हैं। और नेचर ऑफ इरप्शंस देखें तो सुपरफिशियल होते हैं, चिकन पॉक्स के रैशेज़ जो होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं और फ्लेक्सर रीजन यानी कि जो बॉडी के पार्ट फ्लेक्स करते हैं, जैसे कि कोहनी है, कोहनी जो सॉरी ये एल्बो जॉइंट्स है, तो एल्बो जॉइंट्स जो है ये हम इसको फ्लेक्स करते हैं, तो फ्लेक्शन रीजन्स के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जो स्मॉल पॉक्स के रैशेज़ होते हैं वो डीप सीटेड होते हैं, स्किन के अंदर ज़्यादा गहराई तक होते हैं एंड एक्सटेंसिव सरफेस के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और चिकन पॉक्स के अंदर एक्जिला इन्वॉल्वड होती है, लेकिन स्मॉल पॉक्स में नहीं होती है, ये रैशेज़ फ्री होती है। चिकन पॉक्स के अंदर रैशेज़ जो होते हैं वो क्रॉप्स के अंदर आते हैं 3 से 4 दिन के अंदर, यानी कि कुछ
रैशेस जो होंगे वो पहले दिन बनेंगे, देन कुछ दूसरे दिन बनेंगे, देन कुछ तीसरे दिन बनेंगे। तो इस तरीके से 3 से 4 दिन के अंदर ये डेवलप होते हैं। लेकिन स्मॉल पॉक्स के जो रैशेस होते हैं वो एक सिंगल क्रॉप के रूप में आते हैं, यानी कि सारे के सारे जो भी रैशेस होंगे वो एक ही टाइम पे बनेंगे, थर्ड डे ऑफ इलनेस पे बनेंगे और धीरे-धीरे सारे रैशेस आगे डेवलप होंगे। वेसिकल्स जो बनती है वो ओवल शेप की होती है या एलिप्टिकल शेप की होती है। इसमें वेसिकल्स जो होती है वो ज़्यादातर राउंड शेप की होती है। इसके चिकन पॉक्स के जो रैशेस होते हैं उनमें डिफरेंट स्टेजेस जो होती है वो एक साथ देखने को मिलती है, यानी कि पहले दिन या फिर दूसरे दिन जो है उसके अंदर मैक्यूल्स भी देखने को मिलेंगे, पेप्यूल्स भी देखने को मिलेंगे, पुस्यूल्स भी देखने को मिलेंगे, वेसिकल्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन स्मॉल पॉक्स के अंदर जो भी रैशेस होते हैं वो सारे के सारे स्टेम स्टेजेस के होते हैं, यानी कि अगर सब मैक्यूल्स है तो सब मैक्यूल्स मिलेंगी, फिर धीरे-धीरे सब पैप्यूल्स में डेवलप होंगी, फिर से धीरे-धीरे सब वेसिकल्स एंड पुस्यूल्स में डेवलप होंगी। इसका मतलब कि सारे रैशेस जो होते हैं वो सेम स्टेज में होते हैं। और चिकन पॉक्स के रैशेस जो वेसिकल्स होती है वो यूनिलोक्युलर होती है, विदाउट अम्ब्लिकेशन होती है व्हिच कोलैप्सेस ऑन पंक्चर, यानी कि अम्बिलिकस यानी कि बीच में धँसी हुई। अगर आपको अम्बिलिकस का पता करना है कि अम्बिलिकस रैशेस किस टाइप के होते हैं, तो स्मॉल पॉक्स का जो मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको प्रॉपर तरीके से देखें, आपको समझ में आएगा कि अम्प्लीकेशंस क्या होता है। यानी कि रैश है, वो रैशेस जो बीच में धँसा हुआ है, उसको हम अम्प्लीकेशन बोलते हैं। तो चिकन पॉक्स के अंदर ये अम्प्लीकेशन नहीं पाया जाता है, ये ऑब्वियसली एक तरीके से वेल डिफाइंड वेसिकल होती है फ्लूइड से भरी हुई, और अगर हम इसको पंक्चर कर दें, तो इनसे फ्लूइड ooze आउट होता है। लेकिन स्मॉल पॉक्स के जो रैशेस होते हैं, वो मल्टीलोक्युलर होते हैं, यानी कि एक साथ में 2 रैशेस भी देखने को मिल सकते हैं। एंड अम्प्लिकेटेड वेसिकल्स होती है, यानी कि इनके जो बीच का पार्ट होता है ये बीच से धसा हुआ होता है। एंड डू नॉट कोलैप्स ऑन पंचरिंग, अगर हम इसको पंक्चर भी कर दें तो भी इनसे फ्लूइड आउट नहीं होता है। एंड चिकन पॉक्स के जो होते स्कार्स होते हैं वो सुपरफिशियल स्कार्स होते हैं जो कि धीरे धीरे फेड ऑफ हो जाते हैं। लेकिन स्मॉल पॉक्स के जो स्कारिंग होती है वो डीप होती है और परमानेंट स्कारिंग होती है। तो ये दोनों डिफरेंस जो होते हैं वो चिकन पॉक्स में स्मॉल पॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। स्मॉल पॉक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसको जाकर प्रॉपर तरीके से वहाँ भी समझ सकते हैं, तो आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। देन हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं फॉर फीवर एंड माइल्डिया, देन एंटीबायोटिक्स फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन, ताकि किसी भी टाइप का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्वेड ना कर पाए, कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशंस ना हो पाए। प्रूराइटिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय लोकल एप्लीकेशन ऑफ कोकोनट ऑयल, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो हम उसको नारियल का तेल लोकल एप्लीकेशन पे करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स का यूज़ किया जा सकता है, जिसमें सबसे वेल नोन जो ड्रग है वो होती है एसिक्लोविर, दैट कैन बी गिवन इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस। और जो अदर एंटीवायरल ड्रग्स है जो कि इसके अंदर यूज करते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स, लाइक वेलसिक्लोविर एंड फेमसिक्लोविर। वेलसिक्लोविर एंड फेमसिक्लोविर का यूज भी किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग एसिक्लोविर का यूज करते हैं। प्रिवेंशन की बात करें, किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड, कि अगर किसी बच्चे को या किसी बड़े को वैक्सीन का इन्फेक्शन हो रखा है तो उसको आइसोलेट करना चाहिए। उसके सारे जो भी वो मैटर यूज़ करता है, जो भी आर्टिकल्स यूज़ करता है उसको अलग रखना चाहिए। देयर कंटामिनेटेड आर्टिकल शुड बी स्टरलाइज्ड विद हीट, जो भी कपड़े यूज़ करता है, जो भी बिस्तर यूज़ करता है उनको स्टरलाइज़ करना चाहिए हीट के द्वारा, क्योंकि ये जो वायरस होता है वो हीट के अंदर डिग्रेड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए गर्म पानी से उनके कपड़ों को धोना चाहिए। जो भी वो यूटेंसिल्स बर्तन इस्तेमाल करता है उनको गर्म पानी से या अच्छे सोप से धोना चाहिए, मतलब कि स्टरलाइज़ करना चाहिए। देन लाइव एटेन्यूएटेड वेरिसेला ज़ोस्टर वैक्सीन्स आर अवेलेबल, ये जो वेरिसेला ज़ोस्टर की वैक्सीन है वो भी अवेलेबल है। जिस तरीके से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी उसी तरीके से वेरिसेला की वैक्सीन भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इट शुड बी गिवन आफ्टर द एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद में इसका यूज़ करना चाहिए। और इसका यूज़ किस डोज़ में करना चाहिए, अगर 1 से 12 साल तक का कोई पर्सन है तो उसमें 0.5 ml की मात्रा में सबक्यूटेनियसली यूज़ करना चाहिए, और अगर 12 साल के बाद में है तो उसी डोज़ के अंदर 6 से 10 सप्ताह के इंटरवल के बीच में यूज़ करना चाहिए। यानी कि अब मान लीजिए अगर मैंने आज अपने को ये वैक्सीन लगाई है, तो मेरे को दूसरी डोज़ यानी कि बूस्टर डोज़ जो होगी वो मुझे 6 से 10 सप्ताह के बाद में लगानी होगी। ऐसा देखा जाता है कि फर्स्ट डोज़ से लगभग 64% की इम्यूनिटी मिलती है, इसीलिए वेरिसेला से प्रॉपर्ली इम्यून होने के लिए सेकंड डोज़ या बूस्टर डोज़ लगवाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से लगभग 99% की इम्यूनिटी देखने को मिलती है।
एंड वेरिसेला वैक्सीन कैन बी गिवन सेपरेटली और विथ एमएमआर वैक्सीन। जो वेरिसेला की वैक्सीन है उसको या तो हम सेपरेट भी यूज कर सकते हैं या फिर हम एमएमआर मीजल मम्स एंड रूबेला वायरस की जो वैक्सीन होती है उसके साथ भी हम यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको चिकन पॉक्स के ऊपर बनाया गया ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उन कमेंट्स का आंसर कर सकूँ। इसी के साथ ही थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शिवत वायरवेद। थैंक यू सो मच।